नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि जम्मू के 2 अस्पतालों के अंदर ओपीडी को शुरू किया जाएगा और सोमवार से जम्मू के 2 अस्पतालों में ओपीडी शुरू होगी। सुपर स्पेशलिटी और साइकेट्रिक अस्पताल में मरीजों की जांच की जाएगी और दोनों अस्पतालों में हर डिपार्टमेंट में 25 मरीजों की जांच होगी। और जांच के लिए मरीजों को यहां सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी होगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार जिस तरह से आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी कि ओपीडी नहीं लग रही थी, लेकिन अब सोमवार से 2 अस्पतालों के अंदर जम्मू में ओपीडी शुरू कर दी जाएगी और सुपर स्पेशलिटी और साइकेट्रिक अस्पताल में ये पूरी सुविधा मरीजों को दी जाएगी, जहां पर मरीजों की जांच की जाएगी। और दोनों अस्पतालों में हर डिपार्टमेंट में 25 मरीजों की यहां जांच की जाएगी। और जांच के लिए मरीजों को यहां पर मुकम्मल तरीके से पहले अपॉइंटमेंट लेना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि 25 मरीजों का इलाज होगा तो उससे पहले उन्हें अपॉइंटमेंट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए भीड़ नहीं लगाई जा सकती है। इसलिए 25 मरीजों का यहां पर इलाज किया जाएगा। ओपीडी में आकर वो अपनी जांच करवा सकते हैं। एक बड़ी राहत यहां पर अब जम्मू के लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रिंसिपल शशि सूदन का क्या कुछ कहना है, जरा वो देख लीजिए। और दूसरा, सुपर स्पेशलिटी में कुछ फैसले लिए गए कि हम मंडे से अपनी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, जिसमें 25 मरीज बाय ये अपॉइंटमेंट ये पर सुपर स्पेशलिटी देखे जाएंगे और शुरुआत ऐसे होगी। और बाकी का जो फैसला है वो कि बढ़ाने हैं मरीज़ या उतने ही रखने हैं या कम करने हैं, ये पैंडेमिक का ट्रेंड देख के लिया जाएगा। और उम्मीद की जाती है कि वीरवार से, थर्सडे से हम सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज भी हम अपनी शुरू कर देंगे। जो स्टाफ वहाँ से हमने कोविड में डाइवर्ट किया था वो वापस अपने सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए आ जाएगा और ये शुरुआत भी हो जाएगी। ऐसे ही साइकेट्री में डिजीज़ पेशेंट्स अपने जो हैं उनको भी हमने डायरेक्टरेट ऑफ ISM टेम्परेरली शिफ्ट किया था दाखिल मरीजों को, वो भी अपने हॉस्पिटल वापस आ गए। वहाँ की भी OPD सर्विसेज अच्छे से शुरू हो गई। तो आस्ता आस्ता फेज्ड मैनर में हम कोविड डी नोटिफिकेशन करते जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि नॉर्मलसी रिज्यूम होती जाएगी। और अगर हर शहरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी को समझे तो हम इस मोड में रह सकते हैं जिसमें कोविड के साथ जीना हमें पहले से बेहतर आ गया है। और हमने फर्स्ट वेव, बेशक वायरस इतना वेरुलेंट भी नहीं था, ट्रांसमिसिबल भी नहीं था, लेकिन उसमें हम थोड़े अनप्रिपेयर्ड थे। इस बार हमने इस चुनौती को एक बड़ी कोऑर्डिनेशन के साथ और बड़ी कोऑपरेशन के साथ पूरी फैकल्टी ने, पूरे पैरामेडिकल स्टाफ ने अच्छे से डील किया है। और इसको लेके भी हमने एक बड़ी सी मीटिंग की जिसमें हमने खुद बैठ के अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश की कि हम कुछ कैसे परफॉर्म कर पाए और आगे अगर चुनौती वैसी रहती है तो हमें क्या तैयारियां करनी होगी। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से जम्मू में मरीजों को अब यहां राहत की सांस जरूर होगी, क्योंकि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, ओपीडी नहीं लग रही थी, काफी तरीके से परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानी का समाधान कर दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और सांबा से भी आज आप देखिए किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि जिला सांबा अब कोरोना मुक्त होने की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में जिले में आए हुए मात्र 11 नए मामले देखने को मिले हैं। कोविड अस्पताल में 150 मरीजों को यहां छुट्टी मिल गई है और अस्पताल में बचे हुए अब मात्र 18 कोरोना मरीज हैं और डॉक्टरों व अन्य स्टाफ ने यहां पर राहत की सांस ली है। अच्छी खबर जिला सांबा से निकलकर सामने आई है, जहां पर लोग बिल्कुल ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना मुक्त होता हुआ जिला यहां पर नजर आता है, क्योंकि 24 घंटे की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए 11 नए मामले सामने आए हैं और कोविड अस्पताल में 150 मरीजों को घर भेज दिया गया है। ये मुकम्मल तरीके से बिल्कुल यहां रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। अस्पताल में बचे हुए यहां 18 मरीज हैं जिनकी अभी भी वहां जांच चल रही है, इलाज वहां पर किया जा रहा है और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ यानी अस्पताल का जो प्रशासन है वो अब राहत की सांस कहीं ना कहीं लेता हुआ
नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से कोरोना मुक्त होता जा रहा है जिला सांबा, वहां पर अब सूरत हाल क्या कुछ बनते हुए नजर आएंगे, इस पर भी नजर गड़ाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर भी निकली थी कि 18 से 44 वर्ष की आयु के बीच में जिस तरह से लोगों को वैक्सीनेशन देने की बात कही गई थी, क्या मुकम्मल तरीके से वो वहां पर हुआ या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त अच्छी खबर जिला सांबा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कोरोना मुक्त होता हुआ जिला सांबा दिख रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से पहले भी अच्छी खबरें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक खबर ने वहां तूल पकड़ा कि वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, लेकिन आज फिर से राहत भरी खबर देखने को मिली है। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो अभी भी लगातार ये है कि लोग इंतजार कर रहे हैं 18 से 44 साल तक के जो लोग हैं कि कब आखिर हमें वैक्सीन मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो जिला सांबा में धीरे धीरे कोरोना को लेकर हालात अब बदल रहे हैं, हालात सामान्य हो रहे हैं। पूरे जिला सांबा में 24 घंटों में मात्र 11 ही पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं, और वहीं जो एक्टिव मामलों का ग्राफ है ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पिछले 15 दिन में 2500 के आसपास के एक्टिव केसेस है, लेकिन अब ये आंकड़ा 1000 के नीचे आ चुका है, यानी 900 के आसपास के ये एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट में लगातार सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, और जो पॉजिटिविटी रेट है ये धीरे धीरे पूरी तरह से कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है इस अनलॉक फेज में, तो उसका लोग लगातार पालन भी कर रहे हैं, और अभी भी प्रशासन की पैनी नजर है कि देखा जाए, पूरी सिचुएशन को रिव्यू किया जाए कि आखिर आने वाले दिनों में किस तरह से रिस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा यहां पर लगाया जाता है। बहरहाल जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लागू हैं उनका लोग पालन कर रहे हैं, और शायद यही वजह है कि धीरे धीरे जिला सांबा में हालात सुधर रहे हैं। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि मात्र इसी खबर से खुश होने की भी जरूरत नहीं है आम जनता को। पहले भी राहत भरी खबरें सामने आई थी, और उसके बाद आपने देखा था कि पॉजिटिव मामलों का उछाल किस तरह से देखा गया था। तो कहीं ना कहीं एहतियात अब भी बरतने की जरूरत है आम जनता को। बिल्कुल, जब तक आप लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक इस वायरस से कंप्लीट राहत पाना जो वो काफी मुश्किल है। और ये हमें चीज जहन में डालनी होगी कि अब हमें पूरी ताउम्र तक की अगर बात करें तो इस वायरस को हमें साथ लेकर चलना होगा। जिस तरह से ये लगातार अब एक जिंदगी के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है, और खासतौर पर जो प्रिकॉशंस हम अपनाने की बात कर रहे हैं, मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, इसको आपने लगातार जो है वो इसका पालन करना है, ताकि हम इस वायरस से किसी तरह से राहत पा सके और इसकी चपेट में ना आए। क्योंकि अब आम जिंदगी तो ठहर नहीं सकती, लोगों को अपने काम भी करने हैं। लोगों का जो आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी कितनी ज्यादा जो वो देश इस समय झेल रहा है, जीडीपी लगातार डाउन होती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो वो एक समान पहलू के साथ जो वो ढालनी होंगी, और हमें इसी के साथ जो वो आगे चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक पहली वेव देखी, सेकंड वेव देखी, लगातार घातक साबित हुई, और हमें यहां से सीख लेनी होगी, यहां से समझ लेनी होगी कि आखिर अब हमें पूरी तरह से एहतियात बरतनी, और प्रशासन द्वारा जो भी वक्त वक्त पर एसओपीज जारी की जाएंगी उसका हमें पालन करना है। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो जिला कोविड हॉस्पिटल सांबा है, वहां पर भी अब जो डॉक्टर्स है वो भी एक राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स अभी भी पूरी तरह से तैयार है इस कोविड पैंडेमिक में जो पेशेंट आते हैं उनको संभालने के लिए, लेकिन जो एक बोझ डॉक्टर्स के सिर पे पड़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मात्र 18 पेशेंट इस अस्पताल में रह चुके हैं जो कि कोविड से भी जूझ रहे हैं, और 150 पेशेंट यहां से ठीक होकर गए हैं। खबर तो है ही, लेकिन चिंता का विषय भी बन सकता है, तो एहतियात ऐसे ही बरते रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन आम जनता को एहतियात बरतना अब भी बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, और श्रीनगर से भी आज आपको बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार उपराज्यपाल के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि उपराज्यपाल की केंद्रीय गृह सचिव के साथ यहां पर बैठक हुई है, और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर ये चर्चा की गई, और कई अहम मुद्दों को लेकर बैठक में यहां चर्चा करने की संभावना जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आज पूरे तरीके से कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए काम जो है वो होता हुआ देखा जा रहा था, लेकिन मुकम्मल तरीके से ये भी देखना है कि आम जनता किस तरह से परेशानी के दौर से भी गुजरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब उपराज्यपाल की केंद्रीय गृह सचिव के साथ यहां पर बैठक हुई है, और जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर चर्चा की गई है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए किन किन जगहों पर किस तरह से हालात हैं और उनसे किस तरह निपटना है, इन सभी बातों को लेकर मंथन किया गया है, और कई अहम मुद्दों को लेकर भी बैठक यहां पर हुई है, और बैठक के अंदर कई अहम मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है। और इन्हीं मुद्दों को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उपराज्यपाल के साथ जब बैठक हुई है केंद्रीय गृह सचिव की, तो क्या कुछ बैठक हुई है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे रखे गए हैं जिनमें आने वाले समय में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को राहत मिल सकती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे
सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह है कि एक बार फिर से बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है क्या वो देखने को मिल सकती है या नहीं। सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उन्हीं से जानेंगे। तजम्मुल, जिस तरह से उपराज्यपाल की केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है, क्या कुछ खास रहा, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, होम सेक्रेटरी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुलाकात काफी महीनों के बाद हुई और जब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से इन मीटिंग का इनेकाद नहीं हो पाया। होम सेक्रेटरी के साथ इस मीटिंग में कल भी कुछ मुलाकातें हैं, जिसके बाद गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अहम अहदेदारों से मुलाकात करके ही श्रीनगर वापस आएंगे। ये कल की बात है, लेकिन बीती रात में जो मुलाकातें हुई उसमें होम सेक्रेटरी के साथ जम्मू कश्मीर में क्या अमरनाथ यात्रा को अब की बार हम मुनक्किद कर पाएंगे या नहीं, उस पर बातचीत हुई। अमरनाथ यात्रा 22 जून से लेकर अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जारी रहता है और इत्तेफाक से या इंसिडेंटली आप देखें कि बुद्ध पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार भी इन्हीं दिनों में आ रहे हैं, जिसके लिए पहले ही आर्मी चीफ ने कश्मीर के दौरे के दौरान कहा था कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्टर के साथ अमरनाथ यात्रा करने के लिए तैयार है तो पूरा सिक्योरिटी कवर दिया जाएगा। लेकिन कई एक मामला के अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल और इस मौके पर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात को भी दोहराया कि जिस वक्त कश्मीर घाटी के त्राल इलाके में पंडित लीडर और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर राकेश पंडिता का कत्ल किया गया, वो मौलिकात भी जाने गए और मिलिटेंटों की कुल तादाद इस वक्त जम्मू कश्मीर में कितनी है, सरहद पे क्या कुछ सूरत हाल है, यानी सिक्योरिटी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का भी जायजा लिया गया। लेकिन आशा आपको याद होगा कि कश्मीर में या जम्मू में इंतखाबात के हवाले से कहीं ना कहीं कयास आ रहे हैं, सलाह मशवरा है कि हो सकता है या तो एडवाइजर्स के पैनल में तब्दीली लाई जाएगी और नॉन पॉलिटिकल एडवाइजर्स को दोबारा जम्मू कश्मीर से ही जिनका ताल्लुक हो उन्हें मौका दिया जाएगा ताकि लोग जो हैं उन्हें किसी किस्म की कमी का एहसास नहीं होगा। आपको याद होगा यानी आने वाले समय में कोई फेरबदल देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसा तजम्मुल? देखिए, आपको याद होगा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा था, बाद में उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वैक्सीनेशन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट का फीडबैक गलत था और किसी भी हद तक वो मुतमईन नहीं है। यानी एडवाइजर्स के पैनल पर भी बातचीत चल रही है जिसमें बसीर अहमद खान के अलावा भटनागर साहब हैं और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी के यहाँ से चले जाने के बाद जिस वक्त सजाद लोन ने कहा कि एतमाद साजी के लिए इकदाम होंगे, कुछ दिन पहले आपको याद होगा सजाद लोन नई दिल्ली से होके आए, अल्ताफ बुखारी साहब खेमा जन है इस वक्त नई दिल्ली में और हो सकता है कि सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल के बीचों बीच में कुछ अहम इकदाम आने वाले दिनों में उठाए जा सकते। इनके एक ही मांग थी इन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की कि बीवीआर सुब्रमण्यम को जितना हो सके जल्दी यहाँ से रुखसत किया जाए, क्योंकि इन लीडरों का कहना है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा की और लोगों के एतमाद को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन तजम्मुल, यहाँ पर सवाल ये भी है कि जिस तरह से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि जून में तीसरी लहर जो है वो दस्तक दे सकती है, क्या लगता है कि मीटिंग के अंदर उसको लेकर भी बातचीत की होगी कि कैसे उस पूरी स्थिति को संभालना है, क्योंकि तीसरी लहर में ज्यादातर बच्चे ही इसकी चपेट में आएंगे? बिल्कुल, इस मीटिंग में न सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन जम्मू कश्मीर के सूरत हाल पे भी बातचीत हुई बल्कि कोविड-19 की तीसरी वेव के अंधेरे के बाद कि हो सकता है कि इसमें माइनर्स जो है वो ज्यादा इफेक्टेड हो जाएं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 वेलनेस सेंटर्स, कोविड एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल्स, कंसंट्रेटर्स और उसके बाद जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी के बारे में भी जानकारी हासिल की गई और जम्मू कश्मीर तीसरी वेव से कबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को जिन बातों का कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा था कि किस एरिया में किस चीज की कमी दिख रही है उसको पूरा करने का होम सेक्रेटरी ने पूरा यकीन दिलाया। लेकिन तजम्मुल, जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले भी देखने को मिले हैं, ज्यादा तरीके से आप देखिए घोटाले भी देखने को मिले हैं, उसको लेकर कोई बातचीत सामने आई है? देखिए, जम्मू कश्मीर में ये कोई नई बात नहीं है कि भ्रष्टाचार, घोटाले और इस तरह के कुछ केसेस होंगे और हालिया दिनों में म्युनिसिपल काउंसिलर्स ने भूख हड़ताल तक अपने मेयर जुनैद अजीम मत्तू परवेज कादरी के साथ शुरू की थी, उस पर भी बातचीत हुई। यानी बड़े मामला हैं जिनको लेकर होम सेक्रेटरी का जिन चीजों के साथ ज्यादा कंसर्न है वो बातचीत हो गई है। लेकिन आज और कल में बड़ी अहम मुलाकातें मनोज सिन्हा की नई दिल्ली में के साथ है, सीनियर अफसरान के साथ हैं और हो सकता है कि कई और मामला पर भी बातचीत होगी जिसमें जम्मू कश्मीर में कोविड के बीच में
पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी चैलेंजेस किस तरह से, उस पर ज्यादा कंसर्न होगा। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से मीटिंग का आगाज आज हुआ है और बैठक हुई है, मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बातचीत यहां पर करने की कोशिश की गई है, सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत करने की कोशिश की गई है और पॉलिटिकल चीजों को लेकर भी बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन फिलहाल अब देखना यह होगा कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कौन कौन से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो कोरोना के बढ़ते कदम थामने के लिए जम्मू कश्मीर में शुक्रवार शाम से ही नाफिज किए गए वीकेंड लॉकडाउन का लोग पूरी तरह से ईमानदारी से पालन कर रहे हैं और कोरोना कर्फ्यू के दूसरे दिन भी जम्मू के पुराने शहर की बाजारों के साथ साथ अन्य बाजारों में भी सन्नाटा पसरा रहा और इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए सरकारी विभागों के मुलाजिमों, मीडिया और मेडिकल इमरजेंसी के घरों से निकलने वाले जो लोग हैं उन्हीं को आवाजाही की इजाजत दी जा रही है। खास बात यह है कि लोग अब भी यहां पर पाबंदियों की अहमियत समझने लगे हैं और कोरोना को दूर भगाने के लिए प्रशासन का पूरा साथ दे रहे हैं और लोगों के मुताबिक इन पाबंदियों की वजह से अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आए दिन गिरावट आ रही है। ये बड़ा अच्छा निर्णय है कि भाई 5 बजे तक इनको हमें टाइम दिया, हम भी बिजनेसमैन है तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है एक। और ये जो लॉकडाउन का भी ठीक है कि भाई 2 दिन इन्होंने रखा है वीकेंड का, कि उसमें भी थोड़ा रहेगा कंट्रोल भी करने के लिए लोगों को भी थोड़ा रहेगा कि भाई ये बाहर नहीं निकलना है इन दिनों। लॉकडाउन के बारे में जो रखा है वो लॉकडाउन जो ठीक रखा है तो काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है केसों में तो और रिकवरी भी जल्दी हो रही है। तो जैसे जैसे लोग पालन करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में ये वायरस है काफ़ी कम हो जाएगा, इसका फैलना भी, तो रिकवरी भी हो जाएंगे अच्छे केस और लोग ठीक भी रहेंगे। और रेगुलर चलना चाहिए और इसमें मतलब खत्म नहीं कर रेगुलर रहे ताकि मतलब कि थोड़ा इंसान को शांति मिले और सब दे वास्ते है भलाई है, सब वास्ते अच्छी आई। तो कोरोना महामारी ने पहले ही आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है और रही सही कसर यहां महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल की दामों ने पूरी कर दी है। बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर जहां कुछ लोगों ने सरकार का बचाव किया, वहीं कुछ लोगों ने सरकार से लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की दामों पर रोक लगाने की मांग कर दी। उसी के साथ कुछ लोगों ने सरकार से कोरोना महामारी से प्रभावित हुए गरीब लोगों की मदद करने की भी अब गुहार लगाई। तेल का भाव तो बढ़ेगा लेकिन देखो ना, एक कोरोना काल भी है ना, जो मतलब कोरोना में एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो तो मतलब हम ही लोगों ने देना है, वो अपनी जेब से थोड़ी प्राइम मिनिस्टर ने देना है। वो जो टैक्सेस है वो मतलब हम दे रहे हैं तभी तो देश ही चलेगा। तो अगर अभी तेल मतलब महंगा है कोई चिंता नहीं है, देश में ही लग रहा है ना, तो आगे चोरी चकारी है ही नहीं। जो मतलब पहले चोर बैठे थे ऊपर वो मतलब खाली अपने घर भरते थे, तो ये तो घर मतलब भरना नहीं है इसने अपने को मतलब अपने पास ही कुछ रखना नहीं है, ना इसका आगे है ना पीछे कोई। मतलब पीएम को चाहिए कि भाई ऐसी स्कीम बनाए जो मतलब गरीब है, जो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इतने मतलब महंगाई, इवन मतलब मिडिल क्लास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है अभी, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री तो मतलब हम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गरीब के लिए इसको कुछ करना पड़ेगा। जब से ये गवर्नमेंट आई है तेल समझ लो 100 ही है, 100 का ही पहुंच गया है, 95 है जो हो गया, फिर कोई 96 रुपये लीटर, 100 रुपये का ही लीटर तेल हो गया हुआ, 100 रुपये का टच कर रहा है ये। ठीक है, किसी बंदे की 200 रुपये दिहाड़ी होगी, वो क्या लीटर तेल डलवाएगा आप बताओ। ठीक है, जो तेल पहले 50 रुपये में हमारा पूरी जम्मू एरिया घूम लेते थे, उस 50 में सिर्फ एक जगह आन जान करने के लिए 50 रुपये का तेल डालना होता है। ठीक है, और जो जिसके पास इनकम सोर्स ही नहीं है वो कहाँ से करेगा, जिसके पास है, जिसने टैंकी फुल कराने वाला तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना पहले पड़ता था ना अब पड़ता है। ठीक है, पर जो है हमें 10-10 रुपये से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, अपील है मेरी कि ये थोड़ा सा हमें थोड़ी सहूलत दी जाए पेट्रोल में। ठीक है, थोड़ा सा रेट कम हो ताकि हमारी भी हम जो खर्चे हैं हमारे और भी खर्चे हैं, महंगाई सिर्फ पेट्रोल में नहीं वो बाकी जगह भी बढ़ रही है, और जो पेट्रोल की महंगाई है वो आसमान को छू रही है। डे बाई डे ये जो गरीब तबका है इसके लिए तो मार है ये पेट्रोल का, क्योंकि हर बंदा जो इन कामों से जुड़े हुए हैं, जो उनके पर्सनल काम है, पेट्रोल जो है ये काफ़ी हद तक मार कर रहा है गरीब बंदे की पॉकेट तक।
तो यही रिक्वेस्ट है, मैं तो यही बोलूँगा कि इस पर एक रोक लगे और जो ये कोविड के लिए अभी जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे एक रोक लगनी सर। बिल्कुल बजट में फ़र्क पड़ता ही है। अब देखो अब डे बाई डे साइड बाई साइड कहीं पे भी अगर हमें काम जाना है तो अपने व्हीकल्स हैं ही है हर बंदे के पास, चाहे बाइक है, चाहे स्कूटी है, चाहे अपनी गाड़ी है, तो वो अलाउ करना चाहिए उसको कि भाई उसकी पॉकेट अलाउ करेगी, वो उसके काम अच्छे हो पाए ताकि वो। और ये पेट्रोल का ये सबसे बड़ी बात है कि हर बंदा हर डे जिस दिन भी घर से बाहर निकलता है इस पर तो है ही है, ये रोक लगनी चाहिए। तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी कमी आ गई है और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। वहीं कोरोना के कारण हुई मौतों से संक्रमण न फैले इसके लिए शवों को ताबूत में डालकर अंतिम संस्कार उसका किया जा रहा है। इन सब को लेकर यहां ताबूत बनाने वाले कारीगरों का क्या कुछ कहना है, चलिए वो आपको दिखाते हैं। जैसे कोई तंग पड़ जाता है ना एक चीज़ से कि ऐसे तो हम ये शादियों का काम करते हैं, बेड शेड बनाते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये बढ़ता गया तो हम भी बीच में से डरते गए थे। हमारी भी फैमिली है, हमारे बच्चे भी है, लेकिन फिर गाड़ी भी आती थी, उसके अंदर लोड भी हमने कराने, फिर हमारा मन भी अंदर से ऐसे टूटना शुरू हो गया। एक दिन तो मेरा साथी रोना शुरू हो गया कि ये यार कैसा हम मुसीबत आ गई है लोगों के ऊपर, ये बंद होनी चाहिए। मतलब फिर हम सुबह जब घर से निकलते हम प्रार्थना करते थे खुदा बाप से कि ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। तो रात को भी जब हम 10, 11 बजे 12 बजे जाते थे बिल्कुल थके होते थे, हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता था कहाँ सोते थे, कब नींद आ गई। तो सुबह आशा आती थी तो सुबह फ़ोन आ जाता था कि मतलब गाड़ियाँ आ गई हैं, माल लोड करना है, फिर बनाने हैं। और तो ऐसे ही हमारा जो महीना पिछला महीना भी ऐसे ही निकल गया। तो हम बीच में अंदर से बड़े परेशान थे, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कि अपने लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा काम। फिर अगर हम डर जाते तो फिर काम कौन करता, अगर काम लिया हुआ था तो फिर हमें करना था। वहाँ से हॉस्पिटल में से फ़ोन आते थे इतने वक्त से भेजने हैं, तो हम उसी के दौरान लग जाते थे। मतलब फिर भी हम, लेकिन खुदा का ये शुक्र है कि इस महीने में काफ़ी केस कम हुए हैं। हॉस्पिटल वाले ने भी बोला कि आप थोड़ा रेस्ट करो, आप थोड़ा जब ज़रूरत पड़ेगी ले जाएंगे। इससे तो कम से कम काफ़ी बन चुकी है। तो जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, मैं तो कहता हूँ ये ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए, जितनी कम से कम हो। आजकल बहुत थोड़ा कम आ रहा है, तो हम प्रार्थना करें ऊपर वाले से कि मतलब कम आना चाहिए जो भी है। क्या आपको मन से कितना आप मन से काम करते थे यहाँ? देखो ये मन से तो ये सब चीज़ तो ऊपर वाला किसी को ना दे, ना ऐसा कभी होना चाहिए। तो जब दुनिया नहीं रही तो ये क्या चाहिए, इसलिए हम मन से भी क्या करना था, एक काम है और काम तो करना ही है। तो इसी कारण तो फिर बस ऐसे ही बना देते थे। एवरेज दिन में कितने बनते थे? एवरेज पीछे तो बहुत बनते थे, कोई 20-25 बनते थे दिन के? हाँ दिन के, तो कभी कभी ज़्यादा भी चल जाते थे। तो सिंचाई विभाग हर वर्ष नहरों की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी सतह पर नहरों की सफाई के नाम पर विभाग केवल खानापूर्ति कर रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा और विभाग की इस कार्यप्रणाली से किसानों की फसल पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है किसानों का, चलिए वो भी देख लीजिए। ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं सिंचाई विभाग द्वारा कराई गई नहरों की साफ सफाई की। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। क्या आपको लगता है कि नहरों की डिसिल्टिंग हुई है? नहरों में फैली घास और गले गले तक भरी गंदगी चीख पुकार कर कह रही है कि सिंचाई विभाग ने सफाई के लिए यहाँ हाथ तक नहीं लगाया। मेन हो या फिर माइनर, सभी नहरों की हालत एक जैसी ही है। नहरों की ऐसी हालत, किसान इससे बेहद परेशान है। नहरों की साफ सफाई को लेकर पिछले कई महीनों से किसान लगातार सिंचाई विभाग पर सवाल उठा रहे हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है, लेकिन उपराज्यपाल शासन में इन किसानों की सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। सिंचाई विभाग की अनदेखी अब धान की फसल पर भारी पड़ रही है, जिससे करोड़ों की फसल बर्बाद होने जा रही। इनका एक ही फंडा है कि आप जो मर्जी करो, हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, क्योंकि ठेकेदार और ऑफिसर आपस में मिले हुए हैं, पूछने वाला इनको कोई है नहीं। जब कोई पूछता है क्या हमारे डीडीसी हैं, क्या हमारे बीडीसी हैं, उनको पता नहीं कौन सी इन्होंने गुट्टी दे दी है। वास्तव में आज उन लोगों का ये फर्ज बनता है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन को पूछें क्यों सफाई नहीं हुई।
अगर आज बिछना में पानी नहीं पहुंच रहा तो खैरी और आनंदपुर की तो आप बात ही छोड़ो। अब मेन जो हमारी D9 चल रही इसकी बात छोड़ो, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है छोटी, जो हमारे माइनर हैं, बिछना माइनर हो गया, बिछना माइनर में जाके देख लो सारी पुलियाँ बंद पड़ी। तो हमने सोचा था इस बार नहर अच्छी तरह से क्लीन होगी, लेकिन नहर की आप हालात देख सकते हैं। इस बार शायद कैमरा घुमा के आप दिखाइए डिपार्टमेंट को कि किस तरीके से नहर निकाली है। नतराल के आगे तो पानी जाएगा नहीं, इतनी जड़ी है यहाँ नहर में। तो डिपार्टमेंट पता नहीं क्या कर रहा है, नहरों की किस तरीके से सफाई करवाता है कि 1 महीने में नहरें ऐसे दिखती है जैसे 10 साल से सफाई नहीं हुई हो। कि जिहड़ा ये नहर है सिंचाई वास्ते 9 नंबर सूआ महमूदपुर तो कोटली मियाँ फतेह 6.5 किलोमीटर, इस सिकंदरपुर पृथ्वीपुर ते कोटली मियाँ फतेह च इत्थे कोई पिछले 10 सालें दी इस नहर की ना कोई कुसै ने सफाई की है, ना कि इत्थे कदे पानी आया। तो हुण जून महीना चला दा है, जुलाई दे विच जून जुलाई विच हुण धान की फसल जिहड़ी ओह राहणियां जिमींदार ने तो कियां राह बगैर पानी दे, क्योंकि धान हुंदी गै पानी कन्नै, पानी की बड़ी किल्लत पिछले 10 सालें दी, ना उन्हें बेचारा ओह धान की फसल लगाई सकदा है। सरकार हर वर्ष नहर की साफ सफाई को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करती है। अगर इस वर्ष की बात करें तो अभी नहरों की साफ सफाई को 1 महीने का भी समय नहीं बीता। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इन नहरों की 1 महीने पहले या इसी महीने सफाई हुई हो। किसानों और आम लोगों का आरोप है कि हर वर्ष नहरों की साफ सफाई के नाम पर सिंचाई विभाग के अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर लाखों रुपए डकार लेते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।